Namaskar and very good evening to everyone. I welcome you all in this live session of second episode of Viksit Bharat Vision series. That is the initiative that is begin by Ministry of Youth Affairs and Sports and My Bharat to encourage and empower the youth to participate to make India a Viksit Bharat. And today we are having a very prominent personality here with us in this Viksit Bharat Vision series. Yes, he is the youngest member of Parliament of Gujarat. He is a PhD scholar, a multi-talented personality, and successful dynamic leaders. Ladies and gentlemen, we are today having Dr. Hemang Joshi sir with us. Hemang sir, I heartily and extremely welcome you in this Viksit Bharat Vision series. Thank you. Thank you so much. Anyway. So, I would like to ask you to give your brief introduction. How was the journey and what are the changes you have felt from being a political leader to being the member of parliament? Journey was really exciting, and I feel I'm blessed that I have been given this opportunity to work in a team of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, and he is our leader. He is now an international leader. वो पूरे वैश्विक नेता है, और जब हमें उनके टीम में काम करने का मौका मिला तो मैं मानता हूँ कि यह कुछ हमारे माता पिता के आशीर्वाद या भगवान के कोई दिव्य आशीर्वाद होंगे, तभी हमें यह अपॉर्चुनिटी मिली है। पर एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं बताऊं तो ये सब जिम्मेवारी बदलती रहती है, परंतु एक कार्यकर्ता का जो हमारा पद है वो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो अभी भी मैं ऐसा ही मानता हूं कि मैं एक कार्यकर्ता पहले हूं, लोगों का सेवक हूं। मैं सांसद बना उससे पहले एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था। मैं मानता हूं कि अब मैं सांसद के रूप में जॉब कर रहा हूं। जी सर, सांसद के रूप में जॉब करने के बाद भी इतना हम्बल रहना, इतना डाउन टू अर्थ रहना, इट इज टफ। माय पीएचडी सब्जेक्ट इज सर्वेंट लीडरशिप। वो मोदी जी बोलते हैं, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था उनके फर्स्ट टर्म में ही, प्रधान सेवक। इसका मतलब है कि फाउंडेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर इज टू सर्व, नॉट टू लीड। कभी भी आप उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे तो हमें लगेगा कि उनका बेसिक जो प्राइम गोल ऑब्जेक्टिव है उनका इस पद पर आकर, तो वो लोगों की सेवा करना है। अगर हम इस साक्षी भाव से अगर हम कार्य करते रहेंगे, अगर हम इस साक्षी भाव से लोगों की सेवा करते रहेंगे, तो कभी भी हमें यह पद और यह सारी बातें हमें कभी हमारे दिमाग में नहीं चढ़ेगी, और सब लोगों के साथ हम हम्बल रह पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि जब हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हम ऐसे कार्यकर्ता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना कि क्वार्टरली ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हमारे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऐसा कल्चर उनके अंदर है कि जो कार्यकर्ता को हर टाइम पे प्रशिक्षित करता रहता है। तो यह पार्टी के संस्कार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे जो विद्यार्थी जीवन के जो संस्कार है, वह मुझे समझाते हैं कि हमें हम्बल रहकर हमारी जो भी जिम्मेवारी है उसको साक्षी भाव से निभाना है। जी बिल्कुल, बहुत खूब। With your due permission, now can we start the question answer session, sir? Yes, sure. And before that, I would like to welcome online जो भी हमारे मित्र जुड़े हैं उनको, या इस इंटरेक्शन में जुड़ने के लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे, मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस विकसित भारत विजन सीरीज का पार्ट बनाने के लिए मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और एमओएस हमारे रक्षा खड़से जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you. So let's begin the question answer session. So my first question to you is, in the journey of a member of parliament, what key lessons have you learned that you can, tell the youth that can be inspired from your lessons? See, from my journey, what I believe is
that we being a young member of parliamentarians, we have seen many young member of parliament in the journey of our parliament. हमने कई सारे ऐसे हमारे आइडियल ऐसे हमारे सीनियर्स को भी देखा है कि जिस तरीके से वह अभ्यास कर उनका पार्लियामेंटेरियन का उनका जो कार्य है वो करते रहते हैं। और जब हम यंग हैं तो हम इस जनरेशन से जुड़े हैं। जब हम इस जनरेशन से जुड़े हैं तो हमारे लोगों की सेवा करने के तौर तरीके भी थोड़े अलग रहते हैं। थोड़ा इंसर्जेंट माइंडसेट हमारा रहता है कि किस तरीके से थोड़ा हटके हम लोगों की सेवा करें। तो वह सारी चीजें जो बेस्ट प्रैक्टिस है एज अ यंग, एज अ यूथ, वो हमें करनी ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो भी कार्यक्रम हमें केंद्र सरकार से मिले हैं, सुपोषण अभियान का जो कार्यक्रम मिला था, तो हमारी जो टीम है मेरे ऑफिस की, उन्होंने नुक्कड़ नाटक के तौर पर गांव-गांव में जाकर सुपोषण अभियान की बातें रखी थी। मोदी जी का जो विचार है उसको रखा है। उसके बाद जब अभी टीबी निर्मूलन की जो बात चल रही है, हमारे नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में टीबी निर्मूलन का जो कार्य चल रहा है, उसके अंदर भी अलग अलग तरीके से रेडियो और अलग अलग माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचकर इस चीजों को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस का जब हमारे गडकरी साहब ने जो पूरा गाइडलाइन हमें भेजा था, तो उसमें भी हमारी टीम हमारे इंटर्न्स के साथ मिलकर कुछ हटके कुछ अलग कर रही है। तो जब हम यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन होते हैं तो हमारे जो खुद के जो अलग प्लेयर होता है वो हमें ऑलवेज वी नीड टू एक्सरसाइज दैट टूल, दैट कॉन्फिडेंस वी हैव। बट उसके साथ जो लर्निंग आप बोल रहे हैं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यंग है तो वी आर वेरी वल्नरेबल टू बी जज्ड by our seniors. Yes. We are very vulnerable to be judged by our people कि ये तो अभी छोटा है। तो ये चीज में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा जो बर्ताव है वो बर्ताव को हमें थोड़ा हम्बलनेस से हमें खुद को अपने आप को चेक करना है कि हाउ वी आर बिहेविंग विद अदर पीपल। क्योंकि कई बार क्या हम यंग होते हैं, हम थोड़ा जोश में होते हैं, तो हमारा कोई डिसीजन होता है उसको हम किसी को कम्युनिकेट करते समय अगर थोड़ा भी ह्यूमिलिटी लैक होता है तो लोग हमें एरोगेंट टैग कर देते हैं। वो चीज को हमें ध्यान रखना है। यंग है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें टफ डिसीजंस नहीं लेना है, नहीं। जब लोगों को रिस्पेक्ट करने की बात आए तब हमें रिस्पेक्ट को टॉप पर रखना है, और जब डिसीजन लेने की बात आए तब हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को टॉप पर रखना है। पर हमारा जो ह्यूमननेस है, एज अ ह्यूमन हमें किसी को जो एक बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट जो करना चाहिए वह कभी हमें नहीं छोड़ना है। अगर यह हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो पाएगा कि अगर मान लीजिए मैं कोई बात में टफ डिसीजन लूंगा या कोई चीज में मैं मेरा टफ ओपिनियन रखूंगा तो वो मोमेंटरली वो सामने वाले व्यक्ति को या संस्था को वो भी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर उनको आगे जाके वह रियलाइज होगा कि वह संस्था के हित में इन्होंने यह डिसीजन लिया या इन्होंने यह कमेंट किया था। तो एज ए यंग पार्लियामेंटेरियन हमें थोड़ा हमारी ह्यूमिलिटी को थोड़ा और जिंदा रखने का जरूरत है। पर हमें अपने आप को, अगर हम ही अपने आप को छोटा सोचेंगे मन में तो हम यह शूज पहन ही नहीं पाएंगे। हमें जब निर्णय प्रक्रिया है, जब डिसिसिव एक्शन लेने की बात है, तब हमें सोचना है कि हमको मोदी जी ने यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दायित्व दिया है, पार्टी ने दिया है, हमारे लोगों ने दिया है। तो उनको हमें वी शुड नॉट लेट डाउन देम। वी हैव टू बी डिसिसिव, वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन फॉर आवर पीपल। दैट्स ट्रू, दैट्स एक्सीलेंट सर। जब हम आपने जैसे बताया कि एक तो छोटे हैं फिर भी हमें अपनी बात रखनी है, लोगों तक पहुंचना है, इट इज टफ, पर आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर यू आर द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर द सक्सेसफुल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ गुजरात। और आप एक एमपी होने के साथ सर डॉक्टरेट भी है, डॉक्टर हेमांग जोशी सर। तो आप किस एरिया में, मतलब आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी पीएचडी में क्या है? मैंने मेरा बैचलर्स मेडिसिन फैकल्टी में किया है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, और उसके बाद अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है पीएचडी का, उसमें सर्वेंट लीडरशिप मैंने जो आपको बताया। क्योंकि मेरा बैचलर्स करने के बाद मैं विद्यार्थी परिषद में था और मैं
यूनिवर्सिटी, हमारा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो लोगों को मिलते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं ह्यूमन रिसोर्स का जो फील्ड है उस पे मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊंगा। तो मैंने एमएचआरएम में एडमिशन लिया। एमएचआरएम में मैं विद्यार्थी परिषद का जीएफ भी रहा और जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे वही टाइम पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री खुद देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो प्रधान सेवक बात कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि प्रधान सेवक मतलब एक सिर्फ ये एक ऐसा ही बात है करने के लिए, और उसके पीछे कितना बड़ा फिलोसॉफी है। और जो गांधी जी का फिलोसॉफी बोलते हैं, फिलोसॉफी ऑफ ट्रस्टीशिप, इस तरीके का उनका एक अलग प्रधान सेवक का फिलोसॉफी है कि वो हर बार ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो लोगों को सर्व करने के लिए कर रहा हूँ और कुछ मेरा इसमें इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो उसके इस विषय पर मैंने पीएचडी मेरा शुरू किया है और अभी वो अंतिम पड़ाव पर है। जी सर, जी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाइल एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, कुछ पड़कार आपके सामने आए होंगे, तो हाउ डिड यू ओवरकम ऑल ऑफ देम? मैं आपको मेरी बात कहूँ तो जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि 1 लाख युवा हमें ऐसे चाहिए कि जिनका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि से ना आए हो। मुझे गर्व है और मैं कभी यह बात को उनके मुख से जब मैं सुनता हूँ तो मैं कभी भावुक होता हूँ कि मैं बहुत ही ऐसा फॉर्चुनेट हूँ कि उस 1 लाख युवा में से एक युवा मैं भी हूँ कि मेरा कोई भी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है। मैं यहाँ पे विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद के जो भी मुद्दे थे उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से उठाया। आंदोलन करना हो तो आंदोलन भी हमने किया, कुछ मांगे रखनी हो तो मांगे भी रखी। और स्टूडेंट फॉर सेवा एबीवीपी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि स्टूडेंट फॉर सेवा, स्टूडेंट भी, हम विद्यार्थी काल में भी हम किस तरीके से सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो यह सारी चीजों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ तो लोगों ने बहुत पहले तो उनको वो अभियान को ही बिलिटल किया कि कैसे लाल किले से टॉयलेट की बात करते हैं, ये है वो है। पर जब हम डांग के उस जिले में हम जब फील्ड वर्क के लिए, रूरल कैंप के लिए जा रहे थे, तब हमको बोला गया कि कुछ ऐसा करो कि अर्बन में तो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बहुत कुछ आ रहा है, तो रूरल के लिए क्या करें। तब मुझे खुद ऐसा लिखने का भी थोड़ा शौक है, तो मैंने गुजराती में, आपको पता होगा कि एक बहुत अच्छा लोकगीत है का प्रकार है लोकगीत का, सनेड़ो, स्वच्छता नो सनेड़ो। तो उसके बाद मैंने स्वच्छता का सनेड़ो लिखा। मेरे क्लासरूम में बैठे बैठे लिखा। हमने थाली बजा बजा कर वो सनेड़ो हमने गाया, सब जगह पे अप्रिशिएट हुआ। वहां के कलेक्टर और वहां के एमएलए ने उसको ऑब्जर्व किया है और उनको ऐसा लगा कि यह चीज तो पूरे गुजरात में जानी चाहिए। और फिर अचानक से ही हमारे फैकल्टी के डीन को मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आया कि आपके वहाँ के जो स्टूडेंट ने स्वच्छता का सनेड़ो जो लिखा है उसको हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। That's excellent. और आपको पता होगा बहुत बड़े सिंगर है भूमि त्रिवेदी, रामलीला पे। फिर उन्होंने वह सॉन्ग बाकायदा स्टूडियो में गाया और हमारे तब के मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने वह सॉन्ग पूरे गुजरात के गांव के लिए लॉन्च किया है। तो वो मेरे लिए एक ऐसा मौका था, एक ऐसा क्षण था कि तब मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ भी अगर अच्छी नियत से करेंगे। क्लासरूम में लिखी हुई चीज आप सोचिए, राज्य के मुख्यमंत्री ने जब लॉन्च की तब मुझे लगा कि अगर युवा अगर ठान लेता है तो वो कुछ भी अच्छा कर ही सकता है। That's true. That's so inspiring. यहाँ जो सुन रहे हैं आपको, ये उन लोगों के लिए एक आदर्श की इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि क्लासरूम से लेके प्रधानमंत्री जी तक आप जो सॉन्ग है वो पहुंचाया। आई गेस आप जब एबीवीपी में थे तब से ही लीडरशिप के साथ राइटिंग और ये सब जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जो स्किल्स होनी चाहिए वो सभी सर आपके पास है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप जब पॉलिटिक्स में एंटर किया आपने, तो आपके भी कोई, जैसे सब यूथ के कोई आइडल होते हैं, आदर्श होते हैं, आपके लिए कोई इंस्पिरेशन, कोई आदर्श या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपने पॉलिटिक्स में एंटर किया हो और उससे आपने कुछ सीखा हो और आप यहाँ तक पहुंचे हो? मतलब मैं आपको एक बात बताऊं तो एक आदर्श के रूप में अगर हम देखें तो इस युग में हमारे सभी युवाओं के लिए
हमारे देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी से अच्छा आदर्श हमें नहीं मिल पाए, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, वह बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुंचना कोई सोच भी नहीं सकता। और जिसके मन में अपने, जो आपने बोला ना कि एक एक सांसद बन के भी हम्बल कैसे रहते हैं, तो वैसे प्रकार के जो लोग होते हैं, जो अपने आप को कुछ ऐसा समझते हैं। हमारे यहाँ पे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो पार्लियामेंट में जब आते हैं तो एक हाथ पॉकेट में डालकर ऐसे टहलते टहलते आते हैं। पर हमारे में से कई सारे ऐसे सांसद हैं कि जो पार्लियामेंट में आते हैं तो ऐसे सीढ़ी को प्रणाम करके आते हैं। तो वह एक कल्चर का, वह एक वैल्यू सिस्टम का बदलाव है। तो मैं मानता हूं कि जो वैल्यू सिस्टम है, वह वैल्यू सिस्टम को लेकर हम जब आगे चले तब चीजें बहुत ही आसान होती गई, और वह वैल्यू सिस्टम को लेकर ही हम कोई भी बात में, निर्णय प्रक्रिया हो या कोई कार्य हो, हम करने के लिए प्रयास करते हैं। That's true। और ये बहुत सच बात है कि जितने भी बड़े होते जाते हो और फिर भी डाउन टू अर्थ रहना, हम्बल रहना टफ है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री में भी ये देखा जाता है, और आप में भी। आपने जब बात की, जब भी आपको मैं सुनती हूँ कभी कभी, आई हैव फेल्ट कि आप भी वैसे ही बहुत डाउन टू अर्थ है। जो अभी जो लेटेस्ट मेरा भाषण था उसमें मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उन्होंने अपने लीडर, अपने पार्टी के लीडर मतलब प्रधानमंत्री का स्तर हमेशा ऐसे बढ़ाते गए हैं, जबकि अपोजिशन अपना लीडर ऑफ अपोजिशन का स्तर हमेशा डाउन करते गए हैं। पर ठीक है, यह सारी पॉलिटिकल बातें हैं, पर मैं मानता हूं कि आइडियल उनके जैसा आज के युवाओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वह अपनी देश सेवा को जीते हैं, he breathes his service for the nation, और he is very focused, he is very, उनको पता है उनको क्या करना है, और यह चीज आज के जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको पता होगा अभी एक नेटफ्लिक्स में अभी एक सीरीज आया है एडोलेसेंस। मैं रेकमेंड करूंगा आप सबको यह देखने के लिए, क्योंकि यह सीरीज में दिखाया गया है कि आजकल के बच्चे, मतलब हम तो यूथ है, यूथ से भी छोटे बच्चे आजकल के हैं, वो कितने वल्नरेबल है, वो साइकोलॉजिकली कितने सेंसिटिव है कि उनको अगर थोड़ी भी परवरिश ऐसी तैसी होती है तो उनसे उनको पता भी नहीं होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो जाए। आजकल हम कई सारे ऐसे सुसाइडल केसेस देखते हैं, कई सारे वीडियो गेम की जो लतें हैं हम देखते हैं। तो यह सारी चीजों में अगर हम हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की स्टोरी को अगर हम आदर्श मानकर चलेंगे, मैं मानता हूं कि युवाओं को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और अगर किसी को और भी अच्छे लीडर्स को अगर पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे वीर सावरकर जी, अगर इंटरनेशनल लीडर को पढ़ना है तो अब्राहम लिंकन। आप सोचिए कि उन्होंने जो कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया। और यह चीज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उनकी हत्या हो गई, इस चीज को करते हुए उनकी हत्या हो गई, फिर भी उन्होंने किया। तो आपको अगर कोई लीडर्स को पढ़ना है तो मैं समझता हूँ कि यह सारे लीडर, स्वामी विवेकानंद जी, आप सोचिए उनके विचार कितने अजर अमर है। अभी भी जब हम विवेकानंद जी की किताबों को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी प्रेरणा हमें उनसे मिलती है। तो दूसरे भी कई ऐसे लीडर है कि जिनको हमें पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है युवाओं के लिए, क्योंकि मोबाइल, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग से भी ज्यादा एक रीडिंग, राइटिंग पे फोकस किया जाए। और ऐसे भी कई युवा आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के कई राज्यों से, तो उसमें से किसी को पॉलिटिकल लीडर अगर बनना हो तो समटाइम्स दे फील कि पॉलिटिक्स इज बिग कॉम्प्लेक्स। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो थोड़े अफ्रेड हैं, अनसर्टेन हैं, तो उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सर सोच रहे किसी युवा को ऐसा लगे कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है। Yes, they feel sometimes I have seen कि बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना है, पर you know word politics, so sometimes they are being uncertain or they are afraid मैं to step into politics. सभी युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि आई हेट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो बहुत बुरी चीज है, मतलब वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन। यू ऑब्जर्व देम वेरी क्लोजली। अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि आई हेट पॉलिटिक्स, मतलब वो बहुत परफेक्ट अच्छा पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह राजनीति, पॉलिटिक्स सब जगह में है। भाई बहन में पॉलिटिक्स है, पेरेंट्स में पॉलिटिक्स है, घर पे पॉलिटिक्स है, हमारे रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हर जगह पे, कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स होता है।
तो कोई संस्था में भी पॉलिटिक्स होता है, पर इसको पॉलिटिक्स का नाम ना देकर हमें इसको थोड़ा अच्छा नाम देना है, पब्लिक सर्विस, पब्लिक लाइफ। हमें पब्लिक लाइफ में जाना है या नहीं जाना है वो हमें तय करना है। और हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि युवाओं को जब भी वह आए इस पब्लिक लाइफ में, पब्लिक सर्विस में, तो उनको यह चीज हमेशा ध्यान रखना है कि उनको कोई पद के ऊपर निर्भर नहीं रहना। कोई अगर ऐसा बोलते हैं कि मुझे यूथ विंग का मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दो हमारे डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं अच्छा काम करूंगा, अगर नहीं बना पाए तो मैं नहीं करूंगा। इस तरीके से काम नहीं होता जी। आपको काम करना है, आपको आपका मकसद तय करना है कि आपको पब्लिक सर्विस में क्यों आना है। आपको पब्लिक सर्विस में क्या शिक्षा में सुधार के लिए पब्लिक सर्विस में आना है, आपको क्या लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए पब्लिक सर्विस में आना है, आपको अपने इर्द गिर्द के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए आना है, आपको ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। कोई एक काम ऐसा आप पकड़ो। मैं मानता हूं कि मैं अगर मेरा ही उदाहरण दूं तो सांसद बनने से पहले मैं शिक्षा समिति में कॉर्पोरेशन में डेप्यूटी चेयरमैन था। मतलब वडोदरा जिले के अगर पॉलिटिकल हायरार्की में देखे तो मैं 25 लोगों में से मेरा 24वां नंबर था। मतलब पहले मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, एमएलए आते हैं, उसके बाद कॉर्पोरेशन के लोग, उसमें मेरा 24वां नंबर था। उसमें से मुझे सांसद का जब मुझे मिला, वो क्यों मिला? क्योंकि मेरा जो शिक्षा के लिए मेरे जो इनिशिएटिव्स थे, जैसे कि हमारे सभी प्रिंसिपल को आईआईएम के वर्कशॉप करवाना, आईआईएम अहमदाबाद के, प्राथमिक शिक्षा समिति हमारा बोर्ड का नाम था, फिर भी वहां पे हमने माध्यमिक शिक्षा को शुरू किया। और अभी बच्चे हमारे प्रयास से माध्यमिक शिक्षा कर पा रहे हैं। 250 जितने बच्चे माध्यमिक स्कूल सरकारी, विदाउट एनी फी, वी आर एबल टू डू दैट। वो मेरे टर्म में हमने किया। यह सारी बातों को पार्टी भी ऑब्जर्व करती है, यह सारी बातों को लोग भी ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं मेरा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप कुछ भी कार्य करेंगे, पार्टी का जो नेतृत्व होगा, और ऐसा नहीं कि बीजेपी, कोई भी पार्टी को या लोग, वो आपकी सेवा को, आपके लीडरशिप को वो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। और वो क्लोज ऑब्जर्वेशन से वो आपको तय करेंगे कि हमें लीडर आपको चुनना है या नहीं चुनना है। तो इस हिसाब से अगर हम कार्य को बल देंगे तो मैं मानता हूं कि आपका पद सब गौण है। मतलब आज मैं सांसद हूँ, 5 साल का मेरा टर्म होगा, उसके बाद पार्टी कोई नई जिम्मेदारी भी दे सकता है, पर जो मेरा कार्य है वह मेरी पहचान है। तो युवाओं, आपको मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि आपको पब्लिक लाइफ में आना है तो आपका कार्य आपकी पहचान रहेगा, तो आपको पब्लिक लाइफ से कभी कोई दूर नहीं कर पाएगा। That's so insightful, sir. मतलब आपका जो 24वां राउंड था, वहां से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संघर्ष से सफलता तक की आपने जो सफर खेली है। आज अभी की जो बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी क्या विजन है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर वोटर पार्टिसिपेशन, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे वन नेशन वन इलेक्शन से, उसके बारे में क्या आपका मानना है सर? सबसे पहले तो जो हमारे यूथ है उनको मैं यह बात करना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी हम लाना चाहते हैं, यह वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा नहीं है कि देश में कभी था ही नहीं। देश में जब से देश आजाद हुआ तब से 15 से 20 साल तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था। यह तो एक पार्टी को अपने नफा नुकसान को लेकर जो निर्णय करने थे, तब अपने उनको जब भी उनका मन चाहा उन्होंने सरकारें तोड़ना शुरू किया, जब भी मन चाहा उन्होंने इलेक्शन करना शुरू किया, और उसके वजह से वन नेशन वन इलेक्शन पूरा डीरेल हो। अभी भी आपको पता हो तो लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही 4 राज्यों के इलेक्शन होते ही हैं, तो उसमें कुछ ऐसी तकलीफ नहीं आती। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो पूरा कंसेप्ट है, वो तो सिर्फ हम उसको, जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी उसको हम फिर से पटरी पर ला रहे हैं। तो उससे आप कोई नई चीज हम कुछ वो नहीं कर रहे कि उसमें कुछ डिस्ट्रप्टिव हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा यूथ हमें क्यों चाहिए? हमें इसलिए चाहिए कि हमें हर बार पूरा, मतलब हर 6 महीने में हमें हर एक नया इलेक्शन कर हमारे विकास के कार्यों को, जो गति हमारी धीमी हो जाती है, वो है वैसा हमें नहीं करना। आप सोचिए, इलेक्शन में सबसे ज्यादा आपके आजू बाजू में कोई कार्य कर रहा होगा तो आपके स्कूल के
टीचर्स कर रहे होंगे। yes, yes. तो टीचर्स का हर बार इलेक्शन करते रहेंगे या वो बच्चों को पढ़ाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब हम शिक्षकों से इतनी सारी अच्छी अच्छी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो हमें शिक्षकों को पढ़ाने के लिए वो स्पेस भी देना पड़ेगा। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी राज्य में ऐसी शिक्षकों का संघ नहीं होगा कि जो यह बात से दुखी ना हो कि उनको इलेक्शन में उनका समय ऐसे ही जा रहा है। तो यह चीज वन नेशन वन इलेक्शन से ऐसी कई सारी चीजें सॉल्व हो पाएगी। दूसरा चीज है कि लोगों के जो समय है उसका बचाव, लोगों का समय। अभी मैं मेरी बात करूं तो मैंने तो इस बार वन नेशन वन इलेक्शन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे लोकसभा के इलेक्शन के साथ एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाघोड़िया, उसका भी साइमल्टेनियस इलेक्शन था। मैंने खुद, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मेरी है, मैंने खुद 2 वोट किए, एक एमएलए का एक एमपी का। मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन वो बहुत ही इजी चीज है और उससे देश की प्रगति जो बार बार रुक जाती है उसको बढ़ावा मिले। एक ऐसा नैरेटिव हमारे विपक्ष बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हुआ तो नेशनल मुद्दों पर चुनाव लड़ाया जाएगा और रीजनल पार्टीज को नुकसान होगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं मैं मानता हूं कि वह उनके वोटर का अपमान करते हैं। इस बार भी कई जगह पे वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, वहां पे लोगों ने तय किया है कि उनको कहां पे वोट देना है, उनको देश में किनको वोट देना है, उनको राज्यों में किनको वोट देना है। yes. और जब वो उनको वोट देते हैं और तब हम वोटर को ऐसा हम उनको इतना हम नैव नहीं समझ सकते, क्योंकि वोटर अभी आज के देश में वोटर बहुत ही स्मार्ट है। आज के देश में, हमारे देश में वोटर वो बहुत ही एक सुलझा हुआ तबका है कि वो उनको पता है कि वह किस व्यक्ति के लिए वोट देते हैं। मैं मानता हूं कि हम जो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी, उनको अपने पार्टी के कर्मों पर भरोसा होना चाहिए कि हमें हमारे कार्यों पर भरोसा है तो हम चुनाव जीत पाएंगे। ये तो क्या हुआ कि एक बार हम लूडो गेम खेल रहे हैं, मैं हार गया तो मैं बोलूंगा आपने चीटिंग की। ऐसे देश नहीं चलता जी। हमें देश कैसे चलाना है, हमें देश को विकास, जो विकसित भारत का जो स्वप्न है वह वन नेशन वन इलेक्शन उसको बहुत बल देने वाला विचार है। That's true. और फिर आचार संहिता भी बार बार लागू करनी पड़ती है। यस यस। और आचार संहिता का क्या है कि देखो, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होना, पॉलिटिकल के वजह से सोशल इंजीनियरिंग करने का कोई प्रयास करते हैं, यह सारी चीजों की वजह से कितना देश का संपत्ति को नुकसान होता है, कितना देश का आइडियोलॉजी को नुकसान होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी चीज है कि जो देश की प्रगति को फास्ट ट्रैक करने में बहुत ही काम आने वाली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अब मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया 2047 तक विकसित होने का एम कर रहा है, उसमें यूथ, हाउ कैन यूथ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, इन मेकिंग इंडिया विकसित भारत? सो हाउ कैन दे टेक अ लीडरशिप रोल? मैम, इससे पहले एक एचआर के रोल पर मैं जॉब कर रहा था। तो जब मैं वहां पे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया ना, तो मन बहुत एक्साइटमेंट में, मेरा गोल सेटिंग हो रहा था न्यू ईयर का। तो मैंने उनको, मतलब अभी मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे थोड़ी हंसी आती है, पर मैं तब उनको, मैंने मैनेजर को ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर, आई वांट टू प्ले अ स्ट्रेटेजिक रोल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज हेल्प मी, हाउ शुड आई प्ले? तो उनको he laughed at me, मतलब he smiled at me, और उनको बहुत ही अच्छा लगा कि देखो ये कितना अच्छा सोच रहा है, पर अभी उनको पता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ऐसा समझाया कि हम हमारे रोल पे, हम कोई भी पोजीशन में जो भी काम हम अच्छे से करेंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को हमारा कंट्रीब्यूशन है। यूथ को मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जब ये जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, मैं तो ऐसे ही मानता हूं कि इंडिपेंडेंस का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के उससे नहीं आया है, पर वर्ल्ड वॉर का भी जो भय ब्रिटेन को लग रहा था, और उनको सुभाष चंद्र बोस जी की भी जो ऐसी जो चीजें थी, जैसे उनको फील हुआ कि अभी देश को तो हमें आजाद करना ही पड़ेगा। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। पर तब तो गांधी जी जो चरखा चलाने का अभियान उन्होंने शुरू किया था, तब उन्होंने ऐसा बोला था कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और आजादी के लिए जब हम लड़ रहे हैं तब कोई शिक्षक
शिक्षा दे रहा हो, कोई सिपाही अपना ड्यूटी कर रहा हो, कोई सफाई सेवक अपनी सफाई कर रहा हो, जो भी कार्य कर रहा हो, वह कार्य वह आजादी के लिए कर रहा है। सेम गोज फॉर द मोदी जी विजन फॉर विकसित भारत। हम इस विजन में मोदी जी ने अभी जो हमारा यूथ समिट हुआ था, विकसित भारत यंग लीडर्स कॉन्क्लेव, आपको पता होगा तब मोदी जी ने ऐसा बोला था कि अब तक विकसित भारत वह मेरा सपना था, अब की जिम्मेदारी है। तो जब मोदी जी ने हमें यह जिम्मेदारी दी है, तब हम हमारे देश के अंदर कोई भी रोल पे हम कार्य कर रहे हो, चाहे हम पॉलिटिकल लीडर हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, चाहे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, चाहे कोई हम एनजीओ चला रहे हो, हमारा कार्य कैसे उनके सपने को, मोदी जी के विकसित भारत के सपने को कैसे कंट्रीब्यूट कर सके, उस हिसाब से हमें हमारा कार्य करना है। और इसी आइडियोलॉजी से मैं मानता हूं कि जैसे देश आजाद हुआ, विकसित भारत भी ऐसे ही बन पाएगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए विकसित भारत युवा नेता संवाद जैसे और सारे यूथ कॉन्क्लेव भी प्रधानमंत्री श्री के द्वारा किए जाते हैं। तो मेरा अगला आपसे ये सवाल था कि कैन यू डिस्क्राइब योर वर्क लाइफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज एसोसिएटेड विथ योर वर्क ऑन ऑफिस? Sure, there are two things I want to describe. One is organized work, what I have to do as per book. तो मुझे मेरे साथ में 7 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। 7 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो भी डेवलपमेंटल वर्क है, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे करने होते हैं। एमएलए अपने आप भी वो रिप्रेजेंटेशन हमारे गुजरात सरकार को करते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें कि जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि रेलवे हो, नेशनल हाईवे हो, ऐसी कुछ बड़ी बात हो, तो उसको मुझे थोड़ा उसको फास्ट ट्रैक कर पुश करना होता है। साथ में हमारा जनसंपर्क कार्यालय है, अटल जन सेवा केंद्र, उसमें हमने ऐसा किया है कि पूरा जो सांसद का जन सेवा केंद्र है, उसमें केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाओं की एक प्रॉपर शिक्षा हमारे सभी नागरिकों को मिले। कोई नागरिक, कई बार ऐसा होता है कि कोई योजना की उनको अवेयरनेस नहीं है, उसके वजह से उनको वो योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो हमारा कार्यालय वह योजना का लाभ और उसकी अवेयरनेस बढ़ाने का कार्य भी करता है। साथ में पब्लिक कनेक्ट, जो पीपल कनेक्ट होता है, वो तो मतलब इनफाइनाइट है। जितना भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में टाइम दो उतना कम है। पर मैं युवाओं को बोलना चाहूंगा कि पीपल कनेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया। आपको लगता होगा कि रील बनाने से हम फेमस हो जाएंगे, पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को हमने चुनावों में हारते हुए देखा है। उनको लाइक मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे। तो आप अगर रील से अगर नेता बनना चाहते हैं, तो आप एक बार सोच लीजिए, आपको लोगों के बीच में जाकर उनको सुनकर, उनके साथ मिलकर काम अगर आप करेंगे, तो लोग आपको 2 हाथ से आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसी चीजें हमें पीपल कनेक्ट हमें कायम रखना है। और अनऑर्गेनाइज वे में बोलता हूँ तो हर काम हमारा ही है। मतलब हम कभी भी हमारे वोटर को ऐसा नहीं समझा सकते कि ये जो पानी का जो प्रॉब्लम है वो कॉर्पोरेटर देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा। हम वोटर को कभी ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि यह जो आपका राज्य सरकार का ये प्रॉब्लम है वो आपके एमएलए देख लेंगे, मैं नहीं देखूंगा। जब उन्होंने हमारे पर विश्वास रखा है, तो यह हमारी जिम्मेवारी है कि कैसे हम उस कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर उनको गाइड करें कि कैसे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये मेरा वर्किंग स्टाइल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर काम हमारा है, क्योंकि लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। और भगवान कृपा से तो मुझे तो वह कॉन्स्टिट्यूएंसी में सांसद बनने का मौका मिला है जहाँ से हमारे बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक बार चुनाव लड़े। जी बिल्कुल। तो मैं कभी भी हमारे वोटर्स को निराश नहीं कर सकता, और वह मेरा दायित्व को समझता हूँ। That's excellent, sir. And my next question to you is, जैसा कि आपने बताया कि रील से ही सिर्फ नेता नहीं बन सकते, तो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल if you want to be a political leader or who want to be successful in the career in politics? मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जी। आप जब पूछ रहे तब कुछ चीजें मुझे, थोड़े अनुभव मुझे याद आ रहे थे, पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो लिसनिंग स्किल। अगर आप लीडर हैं
तो आपके अंदर थोड़ा लिसनिंग एबिलिटी होना चाहिए। आपसे जो भी लोग मिल रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हो, आपके लोग हो, उनको आप सुने। अगर आप उनको सुन भी लेंगे, मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि जो आप इमीडिएटली वो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट इन्होंने मुझे सुना, और उनका जो दर्द होगा वो थोड़ा कम हो। दूसरा चीज एक लीडर के तौर पर जो मैं मानता हूँ वह है कि इंसर्जेंसी। प्रॉब्लम को हमेशा हमें एक रूल बुक की तौर पर नहीं देखना चाहिए। प्रॉब्लम, हम युवा है, हमारे पास कितने तरीके हैं, हम युवा है, हमारे पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कितने वेज है, तो हमें हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए सोचना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम को एज अ लीडर वी शुड नेवर गो फॉर अ शॉर्टकट। अगर आप एक लीडर के तौर पर शॉर्टकट अपना रहे हैं तो आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं, मैं फॉलोअर्स में नहीं मानता, आपकी जो टीम मेंबर्स है उसके लिए बहुत ही गलत उदाहरण आप सेट कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि लीडर, अ गुड लीडर शुड ऑलवेज फॉलो a हटके style of problem solving. They should not just look for any shortcuts. और जितना हो सके उतना प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। जितना, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम को समझते नहीं और डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको वो अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के दरवाजा मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम को हमेशा ब्रेक डाउन कर उनको अंडरस्टैंड करने का जरूरत है। तीसरा चीज मैं मानता हूं कि एज ए लीडर आपको अगर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पब्लिक कनेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर इसके अंदर भी आपका पब्लिक कनेक्ट इट शुड बी वेरी अनबायस्ड। मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक सोसाइटी है जहां से मुझे कम वोट मिले, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनका, तुमने मुझे कहाँ पे वोट दिया था, मैं आपका काम क्यों करूं? नहीं, हमको ऐसा सिखाया जाता है, विद्यार्थी परिषद में ऐसा सिखाया जाता है, आरएसएस के ऐसे संस्कार है कि हमसे जो टकराएगा हम ही में मिल जाएगा, मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। आरएसएस इज द मोस्ट इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन। अभी आरएसएस के भी 100 साल पूरे होने वाले। आरएसएस, मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश नहीं पूरे विश्व में, कि जो हर बार हमारी संस्कृति को उनकी वैल्यू सिस्टम से चलाने के लिए प्रयत्न करता है। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच हमें रखना चाहिए और हर बात में हमें बायसनेस नहीं रखना चाहिए, तो हम अच्छे लीडर बन पाएंगे। और हर तबके के लोग, भले ही वो हमें कम पसंद करे, फिर भी हमको, हमारे पास वो आएंगे कि ठीक है मुझे वो पसंद नहीं है पर वो मेरी बात सुनेगा। बिल्कुल आपने बताया, वो कहा भी जाता है, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। So thank you so much. आपने जो भी characteristics बताई है, maybe we can put it on the wall and we can see every day that characteristics to make changes in the life. Sure. Yeah. So my next question to you is, as an MP आपका जो schedule रहता है पूरा वो बहुत tight रहता है, meetings वगैरह रहता है, तो आप पर्सनल लाइफ, फैमिली, हेल्थ का कैसे सर ध्यान रखते हैं? क्योंकि सब चीज साथ में लेके चलना पड़ता है। एक तरफ पॉलिटिक्स में आपको एज ए लीडर यू हैव टू वर्क, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू आर वर्किंग, और इसी के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ये सब आप कैसे सर हैंडल करते हो? देखिए, दो चीजें, एक तो टाइम मैनेजमेंट मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं ऐसा बोलूंगा। आई हैव नॉट कॉन्कर्ड दैट स्टाइल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बट आई ट्राई टू बी omnipresent when I am in my constituency because people have expectations. Yes. They have that sentiment. कई बार क्या होता है कि हमारा कोई, उनके परिवार में कोई गुजर जाता है, उनका प्रार्थना सभा होता है, कोई अच्छा उनके घर में प्रसंग होता है, किसी का बर्थडे, किसी का मैरिज, किसी की एंगेजमेंट, बहुत सारी चीजों में लोग हमको हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं, तब हमें वहां जाना पड़ता है। इसलिए कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। पर एक चीज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, और उन्होंने युवाओं से वचन भी लिया है कि आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज, वह चीज को हमारे मनसुख भाई मांडविया जी भी, हमारे मंत्री श्री भी बहुत ही ज्यादा एंडोर्स करते हैं। साइकिलिंग ऑन संडे, वह इनिशिएटिव भी उन्होंने लिया है। तो ऐसी सारी चीजों को अभी मैंने शुरू किया है, और मैं मानता हूं कि जो वेट मैनेजमेंट है उस पे भी मुझे खुद को भी इतना उसमें काम करना है अभी। तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए, मैं अभी जो विच आई एम वर्किंग ऑन,
कि उसमें आधा घंटा मैं ट्राई करता हूँ मैं वॉक करूँ। मुझे टेबल टेनिस बहुत पसंद है, मतलब टेबल टेनिस इज नॉट अ गेम फॉर मी बट इट्स माय स्ट्रेस बस्टर। मैं टेबल टेनिस खेल लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन भी है सर? हाँ, मतलब वो मैं स्कूल टाइम से आई लव टेबल टेनिस। जी। तो वो मैं खेलने का मेरा छूट गया था, तो वो फिर से मैंने खेलने के लिए वो भी शुरू किया है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके से होता है। और जो आपने बोला स्ट्रेस या जो मेंटल ऑक्यूपेशन, तो हमारा माइंड ऑलवेज ऑक्यूपाइड होता है। हम कोई अच्छे मैरिज फंक्शन में भी जाए पर फिर भी कुछ विस्तार का कुछ ऐसा प्रश्न के जो हमको सताता रहता है, तो उसमें जो माइंड को फोकस करने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं समझता हूँ कि साउंड क्वालिटी स्लीप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। क्योंकि हम जो बिंज वॉचिंग में या कुछ रील्स देखने में या ऐसा कुछ हम हमारा टाइम जो हम बर्बाद करते हैं, मैं मानता हूँ कि उससे अच्छा अगर हम साउंड स्लीप लेंगे, जो 6 से 8 घंटे का जो स्लीप जिसका जैसा तरीका है वो लेंगे, तो हम पूरा दिन बहुत ही फोकस रहता है। और कभी ऐसा हुआ कि आपको रात को इतना स्लीप नहीं मिला, तो दोपहर को भी थोड़ा पावर नैप लेकर आप उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। तो साउंड स्लीप इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड to be able to be energized and focused in your work. ओके। इसी के साथ इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है मेरा सर, कि आज कई बार हम डिप्रेशन में रहते हैं, ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं या फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर किसी चीज की शुरुआत करते हैं, सक्सेसफुल होना है लेकिन गोल पे ध्यान नहीं रहता, कहीं और पढ़ने बैठते हैं तो कहीं और दिमाग चला जाता है। तो इन सब से कैसे बचा जाए और जहाँ लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित हमें करना है? मैं अगर खुद की भी बात करूं तो कभी कभी ये होता है कि मुझे पता है कि पढ़ना है या फिर कुछ काम करना है, पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जो हैबिट है वो बार बार टूटती है। नहीं तो उस पे सर हम कैसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? मैं सच बात बताऊं तो आज से 5 साल पहले मैं इस चीज पे इग्नोरेंट था कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मतलब मैं ऐसा अल्फा मेल जैसा बिहेव करता था कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता। पर मैं मानता हूं कि डिप्रेशन अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है। और जिस प्रकार से हम डिपेंड होते हैं, हम उस चीज में भी डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरी यह सेल्फी को सिर्फ 10 लाइक मिले। यस सर, एक्चुअली हम उस चीज से भी डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने यह चीज मुझे आज पहननी थी और वो आयरन नहीं है। हम उस चीज से भी डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने मेरे फ्रेंड को मैसेज किया पर उसने अभी तक नहीं देखा। ये ऐसी जो चीजें हैं वो इसलिए आती है, डिप्रेशन कम्स फ्रॉम डिपेंडेंस। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड हाउ यू विल बी एबल टू बी इंडिपेंडेंट इफ यू विल बी एनलाइटेंड। अपने आप को कुछ ऐसी चीजों पे जोड़ कर रखें। मैं जब शिक्षण समिति में था या अभी मैं एमपी का काम कर, मैं मेरे काम में इतना एंगेज रहता हूँ कि कुछ भी अगर मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो वह चीज मुझे बॉदर नहीं करती। पर उससे मुझे फायदा क्या होता है, मुझे डिप्रेशन नहीं आता या मुझे मेरे डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए कोई एडिक्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मेरा नशा मेरा काम है, मेरा नशा मेरी रुचि है, जो मुझे पसंद है। तो मैं यूथ को बोलना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कोई अपने टाइम पे, जीवन के टाइम पे कोई लो फील कर रहे, तो आपकी जो रुचि है, आपके जो हॉबीज है या आपका जो काम है, उसके साथ ज्यादा जुड़ाव कर लो, उसके साथ थोड़ा ज्यादा लगाव कर लो। उससे क्या होगा कि आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। और धीरे 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 डिप्रेशन का एक ही चीज होता है कि वो जो घटना है, वो जो ट्रिगर पॉइंट है, उसको लेकर थोड़ा लैग टाइम आप उसको दे दोगे और थोड़ा दूर जाके वो ट्रिगर को देखोगे तो आपको अपने आप पर हंसी आएगी कि यार क्या है, मैं इसके लिए डिप्रेस हो रहा था। तो इस हिसाब से अगर आप पूरा चीज देखोगे तो मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन से आप दूर हो सकोगे। और दूसरे जो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य को बल देने वाले जो बुक्स हैं, मैंने आपको बोला स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, वीर सावरकर को पढ़िए, आप कैसे अच्छे ग्रंथ को पढ़िए, कैसी ऐसी बुक्स को पढ़िए कि जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट का कोई विषय आता हो, उससे भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। पर अब हम डिप्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। और अब कोई भी हमारे आजू बाजू में कोई डिप्रेशन में है, मैं आपसे विनती करता हूं कि कभी उनको जज मत करिए।
Yes. आप उनको हेल्प करिए कि कैसे वह इस चीज से डिस्ट्रैक्ट होकर, वी जस्ट नीड टू फाइंड सम पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द डिप्रेशन, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। ये सबसे बड़ा लाइफ लेसन सर आपने हमें युवा शक्ति को दिया है कि अपने काम से ही इतने एडिक्टेड रहो कि किसी फालतू जो चीजें हैं वो दिखे ही ना, उस पे हमारा ध्यान ही ना रहे। My next question to you is, sir, how do you manage if you are facing criticism in your professional setting? So, how do you approach and how do you respond to a criticism in your professional life, sir? Very nice question and very important question. Yes. Not just in political life, but also in the personal life achievements and professional life Yes, achievements. yes. As a youth, we are always very much excited. And excitement comes in all ways. सभी तरीकों से आता है। हमें कभी भी कोई क्रिटिसिज्म, मैं पहले मेरी बात करता हूँ कि मुझे कभी भी कोई क्रिटिसिज्म आता है। अभी मुझे तो कैसा क्रिटिसिज्म आता है, पहले के जमाने में एक चौराहा था और वहां पे पेड़ होता था, वहां पे सब बैठकर बातें करते थे और वहां पे एक दूसरे के, मतलब विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, मैं होता तो ये करता था, मैं होता था। पर अभी वो सब चौराहे आपके सोशल मीडिया में आ गए। That's true, sir. That's मैं एक पोस्ट रखता हूँ कि आज ये नेशनल हाईवे का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो नीचे ऐसा, पर उसका क्या हुआ, दूसरा 2 प्रॉब्लम मुझे दे देते। अभी मान लीजिए कि वो सोशल मीडिया के अंदर मुझे उन्होंने 2 प्रॉब्लम यह दे दिए कि इसका क्या हुआ, तो मैं अगर उसमें रिएक्ट कर दूंगा कि भाई तेरे में इतना नहीं है कि तू पहला जो मैंने काम किया उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है और तू यह ऐसा कर रहा है, या मैं मेरी ट्रोल आर्मी से ऐसा कुछ करवाऊं, वी शुड बी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स। उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है। कभी भी आपको कोई भी क्रिटिसिज्म मिले, रिएक्ट मत करो। वेन एवर यू आर रिएक्टिंग, मतलब आप अपने दिमाग को कहीं साइड में रखकर आप मतलब मैदान में आ गए। आपको पहले उस चीज को एक्सेस करना है कि ठीक है उन्होंने ऐसा कमेंट किया है, पर उसमें कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो मेरे लर्निंग के लिए है, ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने समय आप फिर उनको टैग कर सकते हैं कि आपने यह बात किया था तो उसका यह सॉल्यूशन हो गया। उससे क्या होगा, वो टाइम पे आपको लगेगा कि मैं यह बैटल हार गया, पर आपका लॉन्ग टाइम वॉर जो उनका नेगेटिविटी से था वो आप जीत जाओगे। आप एक इंसान जीत जाओगे कि जो आपके लिए फिर अच्छी बात बोलेगा कि नहीं, मैंने सिर्फ कमेंट में ऐसा लिखा था परंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान रखकर वो प्रॉब्लम भी मेरा सॉल्व किया। और कुछ लोग हो गए ही ऐसे कि नेगेटिविटी फैलाने के लिए, या आप कुछ रिएक्ट करो, आप अगर पब्लिक लाइफ में हो तो पीपल विल ट्राई टू इंस्टिंक्टिव कि आप रिएक्ट करो, इंस्टिगेटिव कि आप रिएक्ट करो, और उससे क्या हो कि आप कुछ ऐसी बात कर लो कि जिससे बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए। कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, सिचुएशन को एसेस करना है, उससे अगर हमारे लिए कुछ लर्निंग है तो वो लर्निंग लेकर आगे बढ़ना है। उससे आपके अंदर का मैच्योरिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा और आप आगे आ पाएंगे। Thank you so much, sir. And my last question to you is, if you could give a piece of advice to a 20-year young person, what would it be? आप जो यूथ यहाँ पे बैठा है या फिर कोई 20 से 25 साल का युवा है, उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, एक यंग लीडर बनना है या फिर आगे बढ़ना है, तो वो मैसेज क्या होगा सर? मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगा कि आपके पास अभी पूरा जीवन पड़ा है और अपने आप को सकारात्मक बातों से आप जोड़कर देश की प्रगति का आप हिस्सा बन सकते हैं। मोदी जी का जो स्वप्न है उसको आप साकार कर सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों, सकारात्मक चीजों, सकारात्मक आदतों से जोड़कर आप विकसित भारत के वाहक बन सकते हैं। और कभी भी आपकी यह जो छोटी उम्र है उसको देश की और आपकी प्रगति के आड़े मत आने दें। कई बार ऐसा होता है, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मैं छोटा हूँ, तो कई बार ऐसा लोग सोच सकते हैं कि इनको तो नहीं पता होगा, ये तो छोटे हैं, इनको यह बात नहीं समझ आएगी, यह छोटे हैं। पर हमें हमारे कार्य से, हमारे शब्दों से नहीं, आई शुड नॉट एंगेज माई सेल्फ कन्फ्रंटेशनली कि भाई आप छोटा किसको बोल रहे हो, मुझे इतना छोटा क्यों समझ रहे हो। नहीं, हमें हमारे कार्यों से, हमारे निर्णयों से उनको यह चीज बताना होगा कि हम उम्र में छोटे हैं परंतु जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसमें हम सक्षम हैं।
आज का युवा वह सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं पर पूरे विश्व के लिए सक्षम है, और इस सक्षमता से ही हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, और यही हमारे पीएम साहब का मकसद है। Thank you so much, sir. Thank you. So this was the second episode of Viksit Bharat Vision series, and I'm very grateful. We truly appreciate you for being the part of this second episode. And I'm definitely sure the youth who are watching us, they are inspired. आपने जो भी बात की है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर्स के होते हैं, वहां से लेके हमें देश के लिए क्या करना है, कैसे हम सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर या फिर सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, कैसे डिप्रेशन से या फिर स्ट्रेस से हम लड़ सकते हैं, कैसे हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव शेयर्ड विथ अस, these are the life lessons, these are the mandatory things maybe we youth really need. So thank you so much for being in this visionary Viksit Bharat series. And I'm really so grateful to you, and I'm so grateful to all the audience, the youth who are watching us live. So once again, we are very grateful to Dr. Hemang Joshi sir. Once again, thank you so much to all the people, the team members. So they have become the part of Viksit Bharat of Vision series episode 2. Yeah, so thank you, Dr. Hemang Joshi sir was with us. Thank you, sir. Thank you so much. Namaste. Thank you.